नमस्कार, रियल्टी मेंटर चैनल में मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फायदे और नुकसान के बारे में। यदि आप पहली बार इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उन सवालों का जवाब खोजने में मददगार साबित हो सकता है। मैंने पिछले 14 सालों में कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। आइए जानते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के स्टेप बाय स्टेप बाइंग प्रोसेस को, इसके प्रोज और कॉन्स को। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आपके लिए जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या क्या देखा जाना चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा, नहीं तो यह वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप अपना फर्स्ट पर्पस डिसाइड करें। अपने आप से सवाल पूछिए कि यह प्रॉपर्टी किस उद्देश्य के लिए खरीद रहे हैं। यह प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हो या खुद रहना चाहते हो, उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी का चयन करें। दूसरा, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट। आपको देखना होगा कि लोकेशन कैसा है, मार्केट एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी के उस एरिया को लेकर क्या डेवलपमेंट प्लान है, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे इत्यादि कनेक्टिविटी की क्या योजनाएं हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है, रोजगार के लिए लोगों का माइग्रेशन ऑफ परसेंटेज कैसा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, मार्केट ट्रेंड उस एरिया के प्रति कैसा है इत्यादि को ध्यान में रखें, क्योंकि इन सभी फैक्टर का प्रभाव एरिया के डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे भी इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तीसरा है प्रॉपर्टी सर्चिंग ऑप्शंस। आप अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करते वक्त स्वयं पहले उस एरिया का मुआयना करें। उस एरिया के बारे में आप स्वयं प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो भी आप स्वयं समय निकालकर एरिया का विजिट करें। आंखों देखी प्रॉपर्टी और एरिया डेवलपमेंट आपको स्पॉट पर जाने के बाद ही समझ आएगा। दूसरा, आप ऑनलाइन भी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे 99 एकड़, हाउसिंग.com जैसे ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर्टी की जानकारी मिलती है। तीसरा, ब्रोकर, एजेंट या प्रोफेशनल रियल एस्टेट एडवाइजर या एक्सपर्ट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। एजेंट, ब्रोकर या प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपको अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं या डिस्काउंट करवा सकते हैं। चौथा, चेक प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसे भी देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी का लैंड टाइटल, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट के अप्रूवल, जोनिंग एरिया, डेवलपमेंट मैप, बिल्डिंग प्लान, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं है, यह भी देखिए। प्रोजेक्ट, लैंड टाइटल कैसा है, यदि पार्टनरशिप में है तो उनके पार्टनरशिप डीड, रेरा अप्रूवल, बैंक अप्रूवल इत्यादि सावधानी पूर्वक देखिए। बिल्डर प्रोफाइल, बिल्डर फाइनेंस स्टेटस, प्रोजेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट डिलीवरी हिस्ट्री, प्रीवियस कस्टमर फीडबैक इत्यादि सही है तो आप उस बिल्डर के साथ सौदा कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी रेरा के दायरे में नहीं आती है, जैसे 8 से कम फ्लैट की स्कीम हो, तो ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक प्रॉपर्टी का चुनाव करना होगा। बड़े प्रोजेक्ट को रेरा ने अपने नियंत्रण में रखने से आपको उचित प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। पांचवा है बाइंग प्रोसेस। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप प्रॉपर्टी लेने का मन बना लेते हो तो आप बिल्डर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। बड़े ब्रांड से खरीद रहे हो तो वहां फिक्स प्राइस होती है, फिर भी आप अपना काउंटर ऑफर छोड़ सकते हैं। आप जो फ्लैट ले रहे हो उसका कारपेट एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया जान ले। साथ में बिल्डर आपके लिए क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, सौदे के वक्त आपको जो बताया जा रहा है क्या वह रेरा अप्रूवल के हिसाब से बता रहा है या मिस कमिटमेंट कर रहा है, इसको भी क्रॉस वेरीफाई करें। पेमेंट टर्म्स क्या रहने वाले हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, फेज वाइज प्रोजेक्ट है तो कब पूरे होंगे, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पोजीशन कब मिलेगा, मेंटेनेंस चार्जेस क्या रहेंगे इत्यादि जानकारी ले। जब आप कंफर्म हो जाए फिर सौदा पक्का करें। छठा है एग्रीमेंट टू सेल प्रोसेस। यह प्रोसेस आपके और सेलर के क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे और आपको क्या राइट्स मिलेंगे, इसको डिफाइन करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करते वक्त बिल्डर ने रेरा से अप्रूवल के समय जो कमिटमेंट किया था
उन कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं वह भी देखे। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन डेट, एमिनिटीज एंड सर्विसेज, कारपेट एरिया, लोकेशन, बायर एंड सेलर का नाम पता, बिल्डिंग प्लान लेआउट प्लान के मुताबिक है या नहीं, स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, पेमेंट कैसा रहने वाला है, आप फाइनेंस ले रहे हो या खुद पे कर रहे हो, कंप्लीशन और पोजेशन डेट, यदि बिल्डर लेट करता है तो पेनल्टी चार्जेस क्या रहेंगे, उसका सारा विवरण एग्रीमेंट में लिखे। स्पेशली जो प्रोजेक्ट छोटे हैं, जो रेरा के दायरे में नहीं आते, वह एग्रीमेंट में डिले पेनल्टी का उल्लेख अवश्य करें। सातवां है कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। प्रोजेक्ट या आपके फेज का काम पूरा होने के बाद बिल्डर आपको कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देता है और ऐसा करने के लिए रेरा ने बिल्डर को बाध्य किया है। कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या है ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कब और कैसे मिलेगा, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आठवां है रजिस्टर्ड सेल डीड। जब आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो सेल डीड रजिस्टर करना होगा, जिससे आपके नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर किया जाएगा। नौवां है पोजेशन सर्टिफिकेट। सेल डीड होने के बाद बिल्डर से पोजेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद आपके नाम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स बिल, वाटर बिल में अपडेट करने के लिए रजिस्टर सेल डीड पोजेशन सर्टिफिकेट की जेरॉक्स कॉपी देकर एप्लीकेशन देना होगा। अभी तक हमने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के प्रोसेस के बारे में बात की है। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझेंगे। कई मकान खरीदारों के लिए मकान खरीदना एक सपना होता है। अपने मकान को आंखों के सामने कंस्ट्रक्ट होते हुए देखना उनके सपनों को साकार करने जैसा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त निर्णय लेने से पहले आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के फायदे और नुकसान के बारे में जानना जरूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने का पहला फायदा है लो इनिशियल कॉस्ट। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की अपेक्षा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की शुरुआती लागत कम आती है। डेवलपर अक्सर खरीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए आकर्षक छूट का ऑफर पेश करते हैं। दूसरा, कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप बिल्डर के साथ आपकी इच्छा अनुसार इंटीरियर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। यदि आपने सही लोकेशन पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का चुनाव किया है तो प्रोजेक्ट पूरा होने तक और आसपास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो बाद में आप उसे बेचकर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है मॉडर्न एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अक्सर आधुनिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध कराते हैं। प्रोजेक्ट को आकर्षक बनाने के लिए डेवलपर्स स्विमिंग पूल, गार्डन, प्ले एरिया, कम्युनिटी स्पेस, रिक्रिएशनल स्पेस, सिक्योरिटी इत्यादि सुविधाजनक और आरामदायक लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। पांचवा, टैक्स बेनिफिट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोन पर दिए गए ब्याज पर सालाना अधिकतम 2 लाख रुपए पर टैक्स रिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन वह प्रॉपर्टी 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है। और साथ ही इसके क्या नुकसान है? पहला है डिले एंड अनसर्टेनिटी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पोजेशन डिले होने की संभावनाएं रहती है, खासकर वह प्रॉपर्टी जो रेरा के दायरे में नहीं आती। लेकिन रेरा आने के बाद काफी हद तक डेवलपर के ऊपर रेरा ने अंकुश लगाने का काम किया है। निर्माण प्रक्रिया में कई फैक्टर होते हैं, जैसे मौसम की स्थिति, लेबर शॉर्टेज, रेगुलेटरी इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू भी प्रभावित करते हैं। दूसरा, लैक ऑफ इमीडिएट पोजेशन। रेडी टू मूव इन की तुलना में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यह देरी शायद आपको निराश कर सकती है, खासकर जब आप अपना मकान बेच देते हैं और मन में एक समय अवधि निश्चित करते हैं शिफ्टिंग करने के लिए। इसका मतलब आपको लंबे समय तक किराया देना पड़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क शामिल रहता है, खासकर यदि आपने होम लोन लिया है तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ईएमआई और किराया दोनों का दबाव आपके बजट पर पड़ सकता है। इसके अलावा डेवलपर के फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल होते हैं। ऐसे केस में कानूनी जटिलताएं हो सकती है और खरीदारों के लिए सारा सरदर्द हो सकता है। लेकिन रेरा आने के बाद यह नुकसान का प्रतिशत निश्चित ही कम करने में मदद मिली है। संक्षेप में देखा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में खरीदने की लागत का बेनिफिट है, कस्टमाइजेशन है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होती है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। वही प्रोजेक्ट में और पोजेशन में देरी, फाइनेंस रिस्क भी शामिल है। संभावनाओं के साथ रिस्क को कम किया जा सकता है। जो वीडियो में डिस्कस किया है इसे दोबारा देखें और समझें, लेकिन प्रॉपर्टी लेते वक्त आपको वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना होगा। आई होप वीडियो में बताई गई जानकारी आपको निर्णय लेने में हेल्पफुल साबित होगी। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि आपको सही जानकारी मिले। यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को दबाकर
ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप नागपुर महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हेल्प चाहते हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।